हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपने देखा है, हमने पहले भी ये पढ़ाया, कुछ ऐसे कारकों के बारे में हमने जिक्र किया था जो कि वृद्धि और विकास को समझने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर हम इनको अच्छे से समझते हैं तो शिक्षक इन्हें कुछ हद तक, जहाँ तक वो इन पर कंट्रोल कर सकता है, वह इन पर नियंत्रण करता है। तो वहाँ पर भी हमने इनको पढ़ा था। इम्पोर्टेंस के अंतर्गत हमने कुछ कारकों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे प्रभावित करने वाले और भी बहुत कुछ अन्य कारक होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। कुछ हद तक कुछ कारकों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो उस पर टीचर का ये प्रयास रहता है कि वो जितना अपनी तरफ से उन पे कंट्रोल कर सकता है या उन्हें उनके वृद्धि और विकास में सहायक बना सकता है, तो वो उसके लिए हमेशा कार्यरत रहता है। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिसमें से अगर हम इनकी बात करें तो इसमें है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, जैविक कारक, आर्थिक स्तर, शिक्षा का स्तर, पालन पोषण। मीन्स ये सारे जितने भी हमने अभी आपको यहाँ पर बताए, जो हमारे क्या करते हैं, वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें से पालन पोषण, किस प्रकार से बच्चे की केयरिंग हो रही है, रेयरिंग हो रही है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, एनवायरमेंट, बुद्धि, इंटेलिजेंस, जैविक कारक हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, आर्थिक स्तर, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड शिक्षा का स्तर, एजुकेशनल स्टेटस। इन्हीं को अब हम समझेंगे विस्तार से। तो जो पहला मैंने आपको बताया, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है इसे समझना, ये हमारा एक अलग से विषय भी है, तो इसे हम विस्तार से वहाँ पर पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम एंड एनवायरमेंट, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण हमारा एक मुख्य से टॉपिक भी है। वहाँ पर भी हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे यह क्या करता है, जो विकास है, वृद्धि है, इन्हें प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम इसे सीधे शब्दों में समझेंगे कि वंशानुक्रम से जो हमारा तात्पर्य है वो ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं या फिर हमारी जो पहले की जनरेशन है, उस जनरेशन की कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण जो हैं, वो आगे की जो आने वाली जो जनरेशन है उसमें क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो पूर्व की जो जनरेशन है उनके कुछ गुणों और विशेषताओं का आने वाली जनरेशन पर दिखाई देने वाला प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम हमने ये देखा है कि बहुत बार ये माना जाता है कि जो हेरिडिटी है वो सिर्फ शारीरिक जो विकास है उसी पर अपना प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं है। जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव हमारे मानसिक विकास पर भी दिखाई देता है, हमारे संवेगात्मक विकास पर भी दिखाई देता है और हमारे सामाजिक विकास पर भी दिखाई देता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव आपने स्पष्टता देखा है, जैसे कि रंग, रूप या फिर हाइट, इन सभी पर हम क्या कर सकते हैं, वंशानुक्रम का प्रभाव देख सकते हैं। तो मानसिक विकास पर भी इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास में इस तरह से, जैसे कि अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो यह देखा जाता है कि जो उनके संतान हैं वो क्या होंगी, बुद्धिमान ही होंगी। लेकिन यह एक्सेप्शनल भी है कि कुछ में जो हमारा जो हेरिडिटी का एक नियम है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, तो लॉ ऑफ रिग्रेशन के कारण ये भी होता है कि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बहुत मीन्स जिनके माता पिता क्या हो, पेरेंट्स बुद्धिमान हो, ज़रूरी नहीं है उनके बच्चे भी बुद्धिमान हो। तो वहाँ पर जो हमारा जो वंशानुक्रम के जो हमारे गुण हैं, जो जीन्स के थ्रू एक से दूसरे जनरेशन में पहुँचते हैं, तो उनमें लॉ ऑफ रिग्रेशन की कहीं ना कहीं ह्रास का सिद्धांत भी लगता है कि वो गुण ज़रूरी नहीं है ट्रांसफ़र हो, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे गुण ये
ये पाया गया है कि बहुत सारे गुण जो हैं हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो वो मानसिक गुण भी हमारे क्या होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन का बालक है उसमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों तरह से हो सकता है कि वो बुद्धि का विकास प्रभाव वो नेक्स्ट जनरेशन में हम देख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो मानसिक विकास में भी हमारा क्या होता है, जो बुद्धिमत्ता का गुण है, बुद्धि का जो गुण है वो भी हम नेक्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं। शारीरिक विकास पर प्रभाव को भी हमने समझा कि किस प्रकार से उनका माता पिता का रंग रूप, या उनके माता पिता से भी, दादा दादी या उनसे भी पहले की जो जनरेशन है उनके जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो हमारी तीसरे चौथे या पाँचवीं जनरेशन तक भी पहुँचते हैं। वो अगर एक जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहे तो हो सकता है कि वो उसकी अगली जनरेशन में दिखाई दे। मीन्स 3-4 पीढ़ियों तक हमारे क्या होते हैं, वंशानुक्रम की गुण जो हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव संवेगात्मक स्तर पर भी दिया गया है और सामाजिक विकास पर भी इनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के विषय में संवेगात्मक विकास पर प्रभाव और सामाजिक विकास पर प्रभाव, मैकडूगल ने यह बताया था कि जो संवेग हैं या फिर सामाजिकता, सामूहिकता का जो गुण है वो बच्चे में क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। तो जन्मजात होने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहे हैं, हमारी हेरिडिटी से मिलते हैं। इनकी तीव्रता या फिर किसी में यह बहुत तीव्र गति से दिखाई देते हैं और किसी में यह क्या होते हैं, कम दिखाई देते हैं। तो संवेग जो कि मैंने आपको बताया, मैकडूगल महोदय ने बताया था कि जो संवेग हैं वो हमें क्या होते हैं, वो हमें जन्मजात या कि मूल प्रवृत्तियों के रूप में मिलते हैं और सामूहिकता का गुण भी हमें क्या होता है, जन्मजात मिलता है। मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ जो बच्चे हैं उनमें समूह में रहना वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं और वो इसके लिए हमेशा क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो ये गुण उन्होंने माना कि ये गुण हमें क्या होता है, जन्म से ही मिलता है। मूल प्रवृत्तियाँ, ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ उन्हें कहते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट इन्हें बोला जाता है। तो ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें जन्म से ही क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि जन्म से ही संवेग और समूह में रहने की प्रवृत्ति हमें क्या होती है, जन्म से ही मिलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है उसका प्रभाव मानसिक, शारीरिक और संवेगों पर क्या होता है, स्पष्टतः दिखाई देता है। तो सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से बहुत बार यह भी माना गया है कि जो नैतिक पक्ष जो है, नैतिक विकास का जो पक्ष है, वहाँ पर भी क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव देखा गया है। तो हम इन जो भी हमारे विकास के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो मानसिक विकास है या फिर शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या फिर सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, इन सभी में ही हमारा क्या होता है, हेरिडिटी का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण मीन्स हमारे आसपास का जो भी पूरा वातावरण है। अब वो वातावरण किस प्रकार से हो सकता है, हमारा प्राकृतिक वातावरण मीन्स कैसे जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर की जो उसके सराउंडिंग्स हैं वो कैसी हैं। ठीक है, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत। दूसरा एक वातावरण मीन्स वातावरण अलग अलग से हैं। प्राकृतिक वातावरण जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे आसपास है। दूसरा है सामाजिक वातावरण मीन्स जहाँ पर क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं और उस समाज में रहने वाले लोग हमारे क्या कहलाते हैं, सामाजिक वातावरण मीन्स समाज सिर्फ परिवार ना होकर उससे बाहर गांव, शहर, ये हमारा क्या है, सामाजिक वातावरण है। स्कूल बच्चे का एक सामाजिक वातावरण है। इसी प्रकार से पारिवारिक वातावरण मीन्स घर के अंदर का उसका वातावरण। फिर है नेक्स्ट सांस्कृतिक वातावरण। बहुत सारे वातावरण हमारे पास होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि उसके कल्चर में क्या क्या बातें, कुछ बातों को हम महत्व देते हैं और हर कोई संस्कृति या धर्म जो भी है, सभी अलग अलग विचार, सभी के अपने अलग अलग विचार होते हैं और सभी का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हर कोई किसी भी उत्सव को है या फिर कोई भी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको सबको मनाने का अपना अपना क्या है, अलग अलग महत्व होता है। तो इनका भी प्रभाव हमारे विकास और वृद्धि पर पड़ता है। जिस प्रकार की संस्कृति में आप रहते हैं उसी प्रकार के भाव आपके अंतर्गत विकसित होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इनको हम
और आगे समझेंगे। जैसे प्राकृतिक वातावरण हमने कहा, तो प्राकृतिक वातावरण के हम अंतर्गत हमने यहाँ पे सब कैटेगरी में बताया है कि वहाँ पर जहाँ वो बच्चा रहता है वहाँ का जो पानी है वो कैसा है, वहाँ की वायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है, अगर वहाँ का मौसम वो गर्म इलाकों में रहने वाले अगर व्यक्ति है तो कुछ प्रभाव उसमें मौसम का भी दिखाई देता है। जैसे कि हम जानते हैं गर्म जो वातावरण है वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों में क्या होता है, उनमें थोड़ा सा आलस का जो प्रवृत्ति है वो देखी जाती है। और जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले होते हैं वो लोग मेहनती और इस प्रकार के गुण उनमें देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी हमारे क्या करता है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से परिवेश, किस प्रकार का परिवेश है, ग्रामीण है या शहरी है। जो ग्रामीण, आपने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को भी प्राप्त करने के लिए। तो उनकी जो वहाँ पर हम उनका क्या देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी हम क्या देखते हैं, वो क्या होता है, अच्छा होता है। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल पाती हैं, तो वो मानसिक डेवलपमेंट, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट होता है वो अधिक होता है। तो जो हमारा वातावरण है, किस प्रकार के वातावरण में हम रहे, गर्म जलवायु के क्षेत्र में हम रह रहे हैं या ठंडी जलवायु के क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम रह रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमको शुद्ध जल अगर या फिर वायु मिल रही है तो उसका हेल्थ जो होगा वो स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक डेवलपमेंट और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट या फिर हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो क्या होंगे, अच्छे से होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सभी क्या है, इन सभी का अपना एक महत्व होता है किसमें, बालक की वृद्धि और विकास में। तो ये प्रभावित करते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम इन्हें क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक वातावरण। बच्चे का सामाजिक वातावरण कैसा है। घर के बाद बच्चे के लिए स्कूल जब हो जाता है, विद्यालय भी हमने इसके अंतर्गत एक कारक ऐड किया है, तो वहीं पर उसके मित्र बनते हैं या घर पर भी उसके मित्र हैं, उसके आसपास में जो लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं, गांव में जो लोग रहते हैं या फिर उसकी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो उसका पड़ोस है। तो ये कैसा है, यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से उनमें उनका व्यवहार है एक दूसरे से। तो ये सभी ना कहीं कहीं उसको क्या करते हैं, उसके सामाजिक विकास को वो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो उसका सामाजिक वातावरण भी क्या करता है, बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अगर उसके मित्र बहुत सपोर्टिव होंगे, हेल्पफुल होंगे, तो बच्चे में भी क्या होगा कि वो सहयोग का गुण क्या होगा, विकसित होगा। अगर उसके मित्र सहयोगी नहीं है, वो कुछ अब्यूजिव व्यवहार करते हैं या बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो उसमें भी वो क्या होती हैं, वो प्रवृत्तियां आती हैं। तो ये उसका जो उसका सामाजिक वातावरण है ये भी उसके व्यवहार को या फिर उसके विकास को निर्धारित करता है कि किस दिशा में उसका विकास होगा। पारिवारिक अगर हम बात करें पारिवारिक वातावरण में, पहला हमने लिखा है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप में हो गया कि वह परिवार छोटा है, बड़ा है, एकांकी है या फिर संयुक्त है। एकांकी परिवार होने के अगर हमने बोला कि एकांकी परिवार है तो बच्चे का हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, या फिर संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर उसका अच्छा ही डेवलपमेंट होगा। तो उसमें देखा जाता है कि अगर आपके जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो अगर एकांकी परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, तो उसके जो लोग हैं उनका आपसी व्यवहार कैसा है, बालक की भूमिका, वो बालक को किस प्रकार से देखते हैं, कि क्या क्या रोल वो उसे देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस वो उसे देते हैं, किस प्रकार का व्यवहार वो उसके साथ करते हैं। तो ये उसका पारिवारिक वातावरण है। क्या उसको जो वो डिमांड कर रहा है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उसको समय दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। परिवार में लोग तो काफ़ी हैं लेकिन उसे समय नहीं दिया जा रहा है, उसे अकेला छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, प्रभाव, जो विकास है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर उसे समय नहीं दिया जा रहा है, परिवार के लोगों के द्वारा उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसे किसी काम के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता
मिलता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, तो जो परिवार है वो भी उसको, उसके विकास को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उसी के साथ हमने लिखा सांस्कृतिक वातावरण। मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक वातावरण कि जिस प्रकार के उसके कल्चर में होंगी, जो गुण होंगे, वो गुण विशेषताएं उसमें क्या होंगी, विकसित होंगी। जैसे कि आपने देखा है कि हिंदू धर्म, अगर हम यहाँ पे इसको हम धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म है तो यहाँ पर कर्म को महत्व दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बालक में भी जो कर्म करने का जो गुण होगा, इसी प्रकार से हम अगर हम देखें और भी अगर हम देखें बौद्ध धर्म हम देखें, सिख धर्म हम देखें, तो सिख धर्म में जैसे कि हमारा क्या है, सेवा भाव का एक गुण हम उस धर्म में, संस्कृति में हम देखते हैं, तो वो गुण भी उसमें क्या होगा, विकसित होगा। इसी प्रकार जैसे बौद्ध धर्म में हमने बोला तो अहिंसा का उनमें एक उनका महत्वपूर्ण, उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो वो ये गुण उसमें क्या होगा, आसानी से विकसित होगा। तो ये इस प्रकार से जो वातावरण है वो बच्चे को, उसके विकास और वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसका नैतिक विकास किस प्रकार से होगा, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, ये सब, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, यह सब क्या करता है, वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो 2 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि। बच्चे की बुद्धि किस प्रकार से है, बुद्धि को पहले समझना हमारा ज़रूरी है। बुद्धि हमें कहीं ना कहीं, एक तो हमने डिस्कस किया कि वो हमें हेरिडिटी में भी मिलती है, या फिर वो हमें अपने इन्वायरमेंट से भी, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट उससे मिल रहा है, अगर उसे बहुत सहयोगी वातावरण मिल रहा है तो उसकी बुद्धि क्या होगी, मीन्स हमेशा उसको सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसे सिखाया जाता है, मीन्स उनको उसके चीज़ों के बारे में उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, उसे समय देकर उसे सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो इससे क्या होगी, बच्चे की बुद्धि तेज होगी। एक तो हेरिडिटी में ही हमें क्या होती है, बुद्धि मिलती है, तो इंटेलिजेंस। तो इसको हम अगर जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि का मतलब होता है सीखने की योग्यता, कि कितनी जल्दी, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, निर्णय लेने का, टेक डिसीजन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फिर है कि कितना हम मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को, स्मरण की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी। तो ये डिफरेंट जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बुद्धि। कितना वो सीख पा रहा है, कितना वो समायोजित हो पा रहा है, ठीक है। अगर वो जल्दी चीज़ों को सीखेगा, जो जल्दी समायोजित हो पाएगा, अगर जल्दी निर्णय ले पा रहा है तो क्या होगा, समस्याओं का जल्दी समाधान कर पाएगा। इसी प्रकार से स्मरण की शक्ति, कितना देर तक वो कोई भी जो चीज़ें हैं उन्हें याद रख पाता है, और उसकी इससे क्या होगी, उसकी रीजनिंग एबिलिटी भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो जो बुद्धि है वो भी हमारी क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। तो बुद्धि अगर तेज होगी तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, तेजी से होगा। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, सभी चीज़ें क्या होंगी, आसान होंगी। अगर उस बालक में बुद्धि का स्तर अगर कम देखा जाता है तो वो उसमें जो विकास है उसकी गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बुद्धि हमारी क्या है, इस प्रकार से हमारी क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। तो ये सभी पॉइंट इसके अंतर्गत थे कि किस प्रकार से बुद्धि, अगर तेज बुद्धि का है तो बालक में जो विकास होगा वो क्या होगा, तेजी से होगा। वो एडजस्टमेंट जल्दी से कर पा रहा है तो उसका सोशल डेवलपमेंट होगा जल्दी। अगर वो जल्दी से चीज़ों को सीखता है तो उसके नैतिक जो विकास है वो तेजी से होगा। भाषाई विकास उसका तेजी से होगा, ठीक है। निर्णय ले पाएंगे तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट और जो मेंटल डेवलपमेंट है ये भी क्या होंगे, तेजी से होंगे। तो बुद्धि दोनों प्रकार से हमें मिलती है, एनवायरनमेंट से भी और हेरिडिटी से भी। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, ये हमारे विकास और वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पालन पोषण। बच्चे की केयरिंग किस प्रकार, या फिर केयरिंग या रेयरिंग किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स इसके लिखाए हैं। गर्भावस्था के दौरान पोषण, आपने देखा है कि जो बालक है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है कहाँ से, गर्भधारण के समय से ही बच्चे में ग्रोथ शुरू हो जा रही है। अब उसे किस प्रकार का वातावरण मिल रहा है, किस प्रकार से पोषण मिल रहा है, दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, अच्छे से उसके खाने पीने पर ध्यान दिया जाता है तो बच्चा भी क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर गर्भ के समय ही उसके आसपास रहने वाले लोगों का, जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोग अगर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्त्री को क्या करेगा, जो माँ है उसको प्रभावित करेगा। वो धुआं जो है या फिर स्मोकिंग
करने वाले लोग आसपास पर रह रहे हैं तो वो क्या होगा, वो माँ को प्रभावित करेगा और माँ से बच्चे को भी प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से अगर उसे उस समय पर सही से न्यूट्रिशन वगैरह मिला हो तो बच्चे की ग्रोथ वहीं से क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। एक अच्छा हेल्दी बच्चा तब हमारा जन्म लेगा जब माता की पोषण पर क्या किया जाएगा, पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। तो ये पालन पोषण शुरू हो जाता है बच्चे की गर्भधारण से ही। उसका क्या हो रहा है कि किस प्रकार से उसको पोषण दिया जा रहा है, यहीं पर से हमारा क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तो बच्चा जब हमने बोला जब बच्चा एक कंसेप्शन होता है, जब उसका गर्भधारण होता है तो वहीं से बच्चे की क्या हो जाती है, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है दोनों क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से निर्धारित हो जाता है किस प्रकार के पोषण न्यूट्रिशंस आप बच्चे के लिए भी दे रहे हैं। तो ये हमारा निर्धारित करता है बच्चे के विकास और वृद्धि को। इसी प्रकार जन्म लेने के बाद भी पहले तो उसके खान पान पे बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चे को समय पर जब उससे ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा जो है छोटा वो मांग नहीं सकता है, लेकिन अगर उसे समय समय पर उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, उसकी फीडिंग नहीं कराई जा रही है प्रॉपर, तो उसके क्या होगा, उसका जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा प्रभावित होगा तो मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होगा, मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। तो खान पान किस प्रकार से खाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जो एक न्यूट्रिशंस की जो आवश्यकता होती है वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी बच्चे की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चों इसमें से बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिन्हें एक शिक्षक होने के नाते हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिन्हें शिक्षक कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो शिक्षक का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो जितना हो सके, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि खान पान से रिलेटेड है तो इसे शिक्षक को क्या है, इसे शिक्षक नियंत्रित नहीं कर सकता। हाँ, आप ज़रूर है कि आप उनको प्रॉपर इसके लिए गाइडेंस दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं ना कहीं हम जो शिक्षक है वो भी क्या है, समाज का हिस्सा है, तो समाज का हिस्सा है तो वह अपने समाज में जहाँ पर वो रह रहा है उस समाज में इन चीज़ों को लोगों को निर्देशित कर सकता है, उनको परामर्श दे सकता है इस विषय के बारे में। तो कुछ कारक ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और कुछ कारक ऐसे हैं जिन्हें शिक्षक नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है शारीरिक व्यायाम, मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज। कितना उससे फिजिकल एक्सरसाइज, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर परिवार में जो लोग हैं वो उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, उसको मीन्स अगर जब उसको प्रॉपर खेलने का उसका मन है, वो खेलना चाहता है, जैसे कि हमने बताया कि इन्फेंसी जो है, प्ले एज है, वहाँ पर उसे खेलने का समय नहीं मिला, उसे एक बंद कमरे में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। और एक ये भी नहीं है कि आपने देखा होगा कि अगर बहुत लंबे समय तक बस बच्चे को पढ़ाने में लगाया जा रहा है तो वो क्या होगा, चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसे भी क्या होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो शारीरिक विकास के लिए अगर जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए उसको कितना फिजिकल एक्सरसाइज कराया जा रहा है, यह भी इम्पॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम और स्नेह। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो छोटे बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा है, तो वहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, प्रेम और स्नेह की, क्योंकि वो उस समय पर बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो हमें उन्हें प्यार से समझाना होता है। और उन्हें इसके लिए हमें दो चीज़ों का, ये भी अपने आप में एक, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, ये महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि समय, कि कितना समय आप उसे दे रहे हैं, कितना आप उसके साथ बात कर रहे हैं, कितना आप उसकी चीज़ों की सराहना कर रहे हैं, प्रोत्साहन, कोई भी चीज़ वो करता है उसको कितना प्रोत्साहन उससे मिल रहा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे क्या करते हैं, विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट कारक जो हमने इसमें लिखा है संवेदनात्मक व्यवहार, कि किस प्रकार से, जैसे सिंपैथी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत बार जब कभी बच्चे गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा पेरेंट्स को ये कहते हुए, अरे आपको नहीं, इससे लग गई, जहाँ पर आप गिरे हैं उस जगह को लग गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपैथी हम उसे दिखाते हैं कि कहीं
एक भाव भी हम उसके अंतर्गत जाए, तो आपने देखा होगा कि बच्चे उस वक्त उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपने दर्द को या फिर किसी चीज़ को भूल जाते हैं। तो संवेदनात्मक व्यवहार, कोई चीज़ आप उस पर कितना अटेंशन उसको दे रहे हैं, तो ये हमारा है कि किस प्रकार का व्यवहार आप उसे करते हैं। वो कोई काम करता है तो अगर बार बार अगर उसे डांट दिया जाता है तो बच्चे में वो गुण क्या होगा, कभी भी विकसित नहीं होगा। अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको प्रेज किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस प्रकार का व्यवहार उसमें क्या होगा, विकसित होगा। तो ये सभी किस प्रकार से उसका पालन किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका पोषण किया जा रहा है, यह सब किसके अंतर्गत आता है, यह भी हमारे जो विकास है, वृद्धि है, इन दोनों को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्तर है जो कि शिक्षक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम शिक्षक का प्रयास अच्छा होगा तो अवश्य हम एक जो छात्र है या फिर जो विद्यार्थी है उसके स्तर को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर अच्छे स्किल्स को सीख पाएगा, कुछ ज्ञान को क्रिएट कर पाएगा और अपना आर्थिक स्तर को वो क्या कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो ये भी आर्थिक स्तर जो है ये भी कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगर आर्थिक स्तर अच्छा है तो जैसे कि हमने बात करी, आर्थिक स्तर अच्छा है तो उसे अवसर, अधिक से अधिक अवसर उसे मिलेंगे। आपने देखा है जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, या फिर पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटी है, या फिर जो खेल, अगर हम खेल की बात करें तो उनके पास सारे संसाधन हैं, ठीक है, पार्क हैं। तो ऐसे जो अवसर हैं जहाँ पर वो अपने आप को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो अवसर उसे कहीं ना कहीं उसके आर्थिक स्तर पर क्या होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं कि उसका आर्थिक स्तर किस प्रकार से। इसी प्रकार से सुविधाएं, कि क्या क्या सुविधाएं बच्चे के पास हैं, कि उसको बुक्स मिल पा रही हैं, उसके पास प्रॉपर कपड़े हैं पहनने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसके पास सारे संसाधन हैं, तो क्या क्या सुविधाएं उसकी हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम जो हमारा आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी उसके विकास को क्या करते हैं, प्रभावित। अगर उसे अवसर अधिक मिल रहे हैं, सुविधाएं अच्छी मिल रही है, शैक्षिक गुणवत्ता में जो वो एजुकेशन ले रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जहाँ पर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो हमारी जो क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक मनी है जो उसकी हमें ज़रूरत होती है क्वालिटी को बनाने के लिए। तो इन चीज़ों के, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि अगर जितने अधिक संसाधन हमारे पास होंगे तो हम अपनी एजुकेशन को क्या बना पाते हैं और क्वालिटेटिव बना पाते हैं। तो एजुकेशन में मीन्स हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को यूज़ करके एजुकेशन को और अच्छा बना पाएंगे। तो जो जहाँ पर वो एजुकेशन ले रहा है उस एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है। आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे संसाधन बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर हम टीचिंग एड्स की बात ही करें तो उनको जो वहाँ पर जो है शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा क्या अरेंज नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो उसकी व्यवस्था कराता है, तो इसीलिए उनके एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो कैसी उसकी एजुकेशन की क्वालिटी है, तो ये भी आर्थिक स्तर पर आर्थिक स्तर जो है वह निर्धारित करता है। अगर आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसी के साथ आर्थिक स्तर पर न्यूट्रिशंस भी क्या होते हैं, ये भी आर्थिक स्तर अच्छा है तो अच्छे न्यूट्रिशंस की हम बच्चे को दे पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पर क्या होता है, आर्थिक स्तर इसे क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है जैविक कारक। जैविक कारक कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें जो हमें क्या हो रहे हैं, जन्म से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। शारीरिक कमजोरी या फिर आंतरिक विकृति, लिंग, हार्मोन या फिर जन्मक्रम, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक कारक। तो इसमें जो हमारा पहला है शारीरिक कमजोरी, किसी प्रकार की अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी जो है या फिर फिजिकली कोई बच्चा वीक है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर जो मानसिक विकास है वो क्या होगा, प्रभावित हो रहा है। कि किसी प्रकार की अगर उसमें जन्म से ही किसी प्रकार की, जैसे अगर वो आंखों से कम देख पा रहा है या फिर उसमें अगर पैरों से प्रॉपर चल नहीं पाता है, तो ये क्या है, शारीरिक कमजोरियां हैं, फिजिकल वीकनेस है, तो जो कि हमारे क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। जैसे कि मैंने अब बोला कि मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक
चीज़ों के कांटेक्ट में आए, अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में जानें। तो ये हमारा, जैसे हमारा सामाजिक विकास बढ़ता जाता है उसी प्रकार हमारा मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। तो शारीरिक कमजोरी कहीं ना कहीं उसे क्या करती है, सीमित करती है किसी एक क्षेत्र विशेष में। तो जिससे कि क्या होगा, ये इनमें सभी में एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोग अगर शारीरिक कमजोरी भी अगर उनमें होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा। तो वो अपने एक क्षेत्र विशेष में किसी एक क्वालिटी में या किसी कुछ चीज़ों में क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसे क्या होगा, प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से आंतरिक विकृति, जैसे इंटरनल डिफॉर्मिटी, इसे हम आंतरिक विकृति मीन्स अगर बच्चा सामने से तो बहुत अच्छा हेल्दी सब कुछ दिखाई दे रहा, हो सकता है उसकी जो शरीर के जो आंतरिक भाग हैं उनमें किसी प्रकार की क्या हो, कमजोरी हो, किसी प्रकार का विकार हो रहा, जैसे कि अगर उसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या फिर लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो आंतरिक भी बहुत सारी क्या होती हैं, विकृतियां होती हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से जो लिंग है, जेंडर जो है, जैविक कारक है ये भी अपने आप में एक। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आपने देखा है कि जो गर्ल्स हैं उनमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो तेजी से होता है। जो स्टार्टिंग की अर्ली चाइल्डहुड एज में जो हम देखते हैं वो क्या होता है, तेजी से विकास होता है। या फिर इसी प्रकार से जो मानसिक विकास है वो भी जो देखा जाता है कि माना जाता है कि एक जो गर्ल्स हैं उनमें एक समय पर तेजी से होता है और फिर क्या होता है, वो रुक जाता है। मीन्स ऐसा माना गया है कि जो मानसिक विकास है वो गर्ल्स में क्या होता है, तेजी से होता है। उसी प्रकार जो अगर बॉयज़ हैं उनमें मानसिक विकास जो दर है उसकी क्या होती है, वो धीमे धीमे से बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो लिंग है वो भी हमारे विकास को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसी प्रकार से जो हमारे हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारे जो शारीरिक विकास में क्या करते हैं, को प्रभावित करते हैं। इसी में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है या पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये हमारी जो ग्रोथ है इनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि कितनी उसकी हाइट होगी, या फिर अगर उसकी हाइट कम होगी, अगर हाइट कम हो रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स पर भी क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो संवेग हैं वो भी हमारे हार्मोन्स पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। किस प्रकार से उसकी जो बॉडी में है उसका हार्मोन्स का सेक्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे विकास को क्या करते हैं, विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से जन्म क्रम, बच्चे का जन्म क्रम से यहाँ पर तात्पर्य है कि बच्चे का क्रम क्या है, जब वो जन्म ले रहा है वो प्रथम बच्चा है या फिर द्वितीय नंबर का बच्चा है या फिर थर्ड नंबर का बच्चा है। तो जन्म क्रम में भी बच्चों में अंतर देखा जाता है, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रथम बच्चा होता है उससे जो दूसरा जगह जो सेकंड चाइल्ड है उसका जो डेवलपमेंट है या फिर उसकी जो मानसिक डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ है वो क्या होते हैं, तेजी से होते। तो जन्म क्रम भी हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अलग अलग जो प्रथम चाइल्ड है उसमें कुछ अलग क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जो सेकंड चाइल्ड है उसमें कुछ अलग क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो जैसे कि ये माना जाता है कि जो पहला जो प्रथम बच्चा होता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, अधिक होती है। और इसी प्रकार जो सेकंड चाइल्ड है उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। इसलिए जन्म क्रम भी हमारी विकास और वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है शैक्षिक स्तर। हम शिक्षक होने के नाते यह कहीं ना कहीं शिक्षक इसे पूरी तरह से क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और ये उसका जो डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। जिस प्रकार से माता पिता का व्यवहार प्रभावित करता है पारिवारिक वातावरण में, तो उसी प्रकार से जो विद्यालय वातावरण है, विद्यालय सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमने बताया था आपको। तो विद्यालय में जो शिक्षक है उसका किस प्रकार का व्यवहार है, वो बच्चे के साथ कैसे चीज़ों को उसे समझाता है, कितनी बार उसे समझाता है। बहुत बार ये होता है कि हमें चीज़ें रिपीट करके या दोबारा समझा के बतानी पड़ती हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है। कुछ बच्चों को हमें अलग से अटेंशन देना पड़ता है। तो ये आता है कि शिक्षक का व्यवहार उसके प्रति कितना है, कि वो उनको कितने समय वो
बस अपने जो कार्य है उसको बस इस तरह से निपट के चला जाता है कि बस पढ़ाना है, या फिर एक ये होता है कि हमें बच्चे को कैसे भी, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, वो हमें उसे सिखानी है, उसके व्यवहार में उसे लाना है। तो ये शिक्षक का व्यवहार है, किस प्रकार से वो उनको बिहेवियर करता है, एक लीडर की तरह करता है या फिर एक गाइड की तरह करता है, किस प्रकार से वो उनके साथ बिहेवियर करता है, ये पूरी तरह से शिक्षक के व्यवहार पर निर्धारित होता है। इसी प्रकार से शिक्षण विधि, आजकल हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव मेथड जो है, कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर टोटली हमारी मेथड है। तो शिक्षक, या फिर अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार की टीचिंग को वो यूज़ कर रहा है, किस प्रकार के मेथड्स को वो यूज़ कर रहा है, ये हमारा आता है किसके अंतर्गत, शिक्षण की विधियों के अंतर्गत। अगर उसकी जो शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो बच्चे, जैसे कि अगर हमने कहा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देता है, अपना एक फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करता है, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसकी जो मेंटल एक्सरसाइज होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसका मानसिक विकास अपने आप ज़्यादा होगा। तो ये हमारी जो शिक्षण की, हमारी टीचिंग का मेथड क्या है, यह भी हमारे जो विकास है उसको प्रभावित करता है। फिर आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आपने देखा है, हमने बोला बहुत बार, हमने जो हम आपको बताते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड का जो हमारा सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वो मॉरल बेस्ड होता है, या हम उनको कोई ना कोई जो सोशल गुण है उसको डेवलप करने के लिए होता है, या फिर मानसिक विकास के भी उसमें पार्ट होते हैं। तो किस प्रकार का सिलेबस उसमें है, विद्यालय में किस प्रकार का सिलेबस दिया जाता है। आपने देखा होगा इससे पहले जो कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनका अपना अलग अलग क्या होता था, एक पाठ्यक्रम भी चलता था। तो उस विद्यालय में वो किस प्रकार का है, क्या बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो बच्चे के लिए कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, या फिर उसके जो पाठ्यक्रम है उसमें सिर्फ पढ़ने या रटने की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो किस प्रकार का उसका सिलेबस है, यह भी हमारे विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है विद्यालयी गतिविधियाँ। कितनी विद्यालय में गतिविधियाँ होती हैं, जो उसके अंतर्गत टैलेंट है उसको प्रस्तुत करने का उसे अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो और भी बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, खेलने का अवसर उसे दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे विद्यालय हम देखते हैं कि उनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं होते, तो अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होंगी, तो कहीं ना कहीं यह बच्चे के क्या करेगा, फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। आप उसका मेंटल डेवलपमेंट कर भी पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल डेवलपमेंट उसका क्या होगा, वहाँ पर रुकेगा। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे कि इसमें और भी अगर हम बात करें, इससे भी अन्य बहुत सारे कारक हैं जो हमारे क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कभी कोई अचानक कोई घटना किसी के जीवन में घट जाती है तो वह भी उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये बहुत सारे जो कारक हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर शिक्षक नियंत्रित कर सकता है और जिनको जानना हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो इसका प्रत्येक बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इनको एक बार आप ज़रूर दोबारा से रिपीट करेंगे कि क्या क्या से कौन कौन सी ऐसी जो कारक हैं जो हमारे क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत एक चार्ट के अंतर्गत मैंने इसे पूरा समझाने की कोशिश करी है। इसके अंतर्गत इसकी सब कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पर किया है, इसके सब पॉइंट जो आपको बताए हैं इनको भी आप लोग बहुत आसानी से समझेंगे। एक बार दोबारा से हम इनको रिपीट करेंगे। जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे क्या करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन्हीं को फिर हमने आगे समझा कि कैसे जो वंशानुक्रम है वो किस प्रकार से, जो अलग अलग पक्ष हैं, यहाँ पर मानसिक विकास जो है ये लिखने में त्रुटि हुई है, तो यहाँ पर सामाजिक विकास में भी यहाँ पर त्रुटि हुई है। तो इस पर आप ध्यान को इसको देख लेंगे, वह है मानसिक विकास, सामाजिक विकास। इन सभी जो विकास के आस्पेक्ट हैं उनमें हेरिडिटी का प्रभाव देखा जाता है। उसी प्रकार से प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, जो वातावरण है वो भी अलग अलग है। प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ये भी हमारे क्या करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। उसी के साथ बुद्धि, जो बुद्धि है तो बुद्धि दोनों का कहीं ना कहीं परिणाम होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का
तो यह भी हमारे क्या करते हैं, जो विकास है उसे तीव्रता और मंदता जो है वो प्रदान करती है। वो तीव्र होगी या फिर धीमी होगी, यह क्या करती है, निर्धारित करती है। पालन पोषण, कहीं ना कहीं खान पान या उसके सामने उसके किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उसको कितना किसी चीज़ के अवसर मिल रहे हैं, वह निर्धारित करता है। इसी प्रकार से आर्थिक स्तर भी जो है वो क्या करता है, बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। जैविक कारक जो कि हमें क्या हो रहे हैं, जन्म से मिल रहे हैं, या हमारे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमारे शरीर के साथ हमें प्राप्त होते हैं, तो ये किस प्रकार के हैं, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक स्तर, जो कि एजुकेशन से पूरा संबंधित, किस प्रकार की शिक्षा उसे मिल रही है, ये हमारे सारे कारक हैं। तो आज की कक्षा को हम खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।